एक बार एक हाथी कछुए के सामने आया और हाथी कछुए से बोला कि ए कछुए, तू मेरे सामने से हट जा, अगर नहीं हटेगा तो मैं तुझे कुचल के रख दूंगा। कछुआ बोला कि घमंड मत करो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें ये प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। हाथी हंसने लगा और कछुए से कहा, अच्छा तो चल प्रूफ करके दिखा। कछुआ बोला, कल सुबह उस पहाड़ के पीछे आ जाना, मैं सब प्रूफ करके दिखा दूंगा। अगली सुबह हाथी उस पहाड़ के पीछे आया और कछुआ उस पहाड़ के पीछे गया और वहां पर एक हिप्पोपोटामस सो रहा था। उसने कहा कि हे हिप्पो, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, चलो एक टग ऑफ वार खेलते हैं। उसने कहा कि मैं उस पहाड़ के उस तरफ जा रहा हूँ और जब मैं हे बोलूँ तब तुमको रस्सी खींचनी है, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उस रस्सी को वो दूसरे पार ले गया जहाँ पर हाथी खड़ा था। उसने हाथी से कहा कि जब मैं हे बोलूँ तब तुमको इस रस्सी को खींचना है और पता चल जाएगा कि कौन पावरफुल है। हाथी बोला ठीक है। और कछुआ पहाड़ के बीच में गया और बहुत तेज से चिल्लाया, हे। दोनों लोगों ने, हाथी और हिप्पोपोटामस ने, पूरी ताकत लगा दी और मुकाबला बराबरी का रहा। दोनों को लगने लगा कि कछुआ ज्यादा पावरफुल है, हम उससे नहीं जीत सकते। बिना ज्यादा मेहनत किए कछुए ने पावर, रेस्पेक्ट, इज्जत सब कमा ली। एक हाथी को एक छोटी सी स्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिक हाथी से बड़ी नहीं होती। कोई कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैटर करती है आपकी सामर्थ्य, पावर, शक्ति। शक्ति के 3 नियम समझाने के लिए मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेंगी। वैसे भी कहानियां आपको हमेशा याद रहती हैं, तो कहानियों को याद कर लेना, ये नियम आपको बहुत जगह काम आएंगे। वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, इसीलिए आप बस मुझे सुनो। 1847 में एक 32 साल का हुआ ऑटोमन बिस्मार्क पर्सिया में डिप्टी कमिश्नर बनता है। अब उसे किसी राजा का साथ देना था, तो ऑटोमन बिस्मार्क ने कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं चुना, कोई पावरफुल राजा नहीं चुना, उसने राजा चुना बहुत वीक, फेडरिक विलियम फोर्थ, जो सत्ता में था तो राजा था तो, लेकिन वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता था। वहाँ पर जो लोग थे वो जो कह देते थे वो राजा मान लेता था, बहुत डरपोक राजा था फेडरिक विलियम फोर्थ। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने फेडरिक विलियम फोर्थ का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम सब मिलकर काम करते हैं। ऑटोमन बिस्मार्क ने बहुत सारे ऐसे काम कराए जो फेडरिक विलियम फोर्थ को बहुत ज़्यादा पावर दे सकते थे। उसने काम कराए और विलियम फेडरिक फोर्थ के पास पावर आई और बहुत ज़्यादा पावर आ गई फेडरिक के पास। और उसके पीछे दिमाग था ऑटोमन बिस्मार्क का। ऑटोमन बिस्मार्क जो डिसीजंस लेते थे वो बेस्ट डिसीजंस थे पर्सिया के लिए, और ऑटोमन बिस्मार्क की बात फेडरिक विलियम फोर्थ मानता था। अब फेडरिक विलियम फोर्थ को ये लगने लगा था कि आज जो उसके पास सत्ता, पावर है, जो इतना पावरफुल वो बन पाया है, वो ऑटोमन बिस्मार्क के डिसीजंस की वजह से बन पाया है। और फेडरिक विलियम फोर्थ ऑटोमन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका था, निर्भर था उस पर। ऑटोमन बिस्मार्क ने फेडरिक का यूज करके पर्सिया के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, उसको एक करा के जर्मनी देश बना दिया। अब 1861 में फेडरिक की मौत हो जाती है और फिर उसका भाई विलियम फर्स्ट सत्ता में आता है, राजा बनता है। लेकिन विलियम फर्स्ट ऑटोमन बिस्मार्क को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, वो उससे हेट करता था। विलियम फर्स्ट ऑटोमन बिस्मार्क से हेट करता था, लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने विलियम फर्स्ट को फायदा दिखाया। विलियम फर्स्ट के काफ़ी सारे दुश्मन थे। अब उसकी भी हालत फेडरिक विलियम फोर्थ की तरह हो रही थी। विलियम फर्स्ट की हालत फेडरिक विलियम फोर्थ की तरह हो रही थी। उसके कई सारे दुश्मन बन चुके थे, सत्ता से वो हाथ धोने लगा था। लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क ने फिर से अपने शिद्दत से काम किया और विलियम फर्स्ट को खुद पर डिपेंडेंट करा लिया और ऐसे डिसीजंस लिवाए जो उनको फिर से सत्ता पर लाकर खड़ा कर दिया। विलियम फर्स्ट को अभी पावर में लाकर खड़ा कर दिया दोबारा से, ऑटोमन बिस्मार्क के डिसीजंस की वजह से। अब विलियम फर्स्ट भी ऑटोमन बिस्मार्क पर डिपेंडेंट हो चुका था। अब जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो ऑटोमन बिस्मार्क लेता था और नाम राजा का होता था। अब जब कभी भी झगड़ा होता है इनके बीच में, ऑटोमन बिस्मार्क विलियम से कह देता कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो लेकिन विलियम फर्स्ट उसको रोक के रखता था कि विलियम फर्स्ट उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका था। विलियम फर्स्ट वहाँ का राजा था, लेकिन बिस्मार्क अगर ना होता तो वो राजा उस गद्दी पर नहीं बैठ पाता, उस गद्दी को नहीं संभाल पाता। लोगों को खुद पर डिपेंडेंट करना सीखो,
तभी आपको असली रेस्पेक्ट मिल पाएगी। अगर आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। हर जगह ये लोग काम करेगा। नवल रविकांत ने कहा था कि स्पेसिफिक नॉलेज वो जो किसी को सिखाया ना जा सके, अगर वो किसी दूसरे को सिखाया जा सकता है तो लोग आपको रिप्लेस कर देंगे। आपको लोगों को खुद पर डिपेंडेंट रखना है, जो आपको कोई हटा ना सके। सारी पावर आपके पास होनी चाहिए, लोग आप पर डिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरी, एक बार एक रोमन किंग पब्लिसिस को पेरिगमस पर अटैक करना था, एक राजा को अटैक करना था। तो उसको बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ने के लिए, राजा को बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ने के लिए बैटरिंग रैम की जरूरत थी। राजा ने सोचा ये तो मेरी नेवी में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके ऊपर जो मास्ट होते हैं, जहाज के ऊपर जो बड़ा कपड़ा होता है उसके सपोर्ट देने वाला जो एक खंबा होता है लकड़ी का, उससे भी हम बैटरिंग रैम बना सकते हैं दीवार को तोड़ने के लिए। तो राजा ने अपने कुछ बंदे मिलिट्री इंजीनियर के पास भेजे और उन सिपाहियों ने मिलिट्री इंजीनियर को सब बात बताई। तो मिलिट्री इंजीनियर बोला कि हमें इतने बड़े बैटरिंग रैम की जरूरत नहीं है, हम छोटे बैटरिंग रैम से भी काम चला सकते हैं, हम छोटे बैटरिंग रैम से भी बड़ी दीवारों को तोड़ सकते हैं। उसने बहुत बहस की सिपाहियों से, बहुत देर तक कहा कि ऐसा नहीं ऐसा, उसने कैलकुलेशन दिखाए, सारी बात वो सिपाहियों से करता रहा कि हम छोटे बनाएंगे। वो खुद को होशियार समझता था भी होशियार, इंजीनियर बहुत होशियार था। लेकिन सिपाहियों ने कहा कि राजा ने ऑर्डर दिया है, राजा ने कहा है कि ऐसा करना है तो तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उस इंजीनियर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक बड़ा बैटरिंग रैम बना कर देता हूँ तुमको। इंजीनियर ने कहा काहे का मैं इंटेलिजेंट, अगर मैं राजा को ये नहीं बता सकता हूँ कि ये बेस्ट है, काहे का मैं इंटेलिजेंट। तो उसने एक छोटा बैटरिंग रैम बनाकर राजा के पास भेज दिया। राजा गुस्से में बोला कि ये क्या है सब। सिपाहियों ने कहा कि हमने उसको बहुत समझाया था और वो मान भी गया था, लेकिन उसने फिर भी ये छोटा बैटरिंग रैम भेजा। राजा ने उसको बुलाया इंजीनियर को, सिपाही उसका लेकर आए और वो राजा से भी बहस करने लगा। होशियार इंजीनियर, इंटेलिजेंट इंजीनियर राजा से भी बहस करने लगा। वो उनको कैलकुलेशन दिखाने लगा कि राजा आप गलत हो, आपने सब गलत किया है, ये देखो इससे भी दीवारों को तोड़ सकते हैं, इस छोटी बैटरिंग रैम से भी बहुत काम किया जा सकता है। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने उसके सबसे पहले सारे कपड़े उतरवाए और जैसे RRR मूवी में कोड़े से पीटा जाता है वैसे ही उस पर कोड़े की बारिश कर दी गई। तो आपको अपने एक्शन से जीतना है, ना कि आर्ग्यूमेंट से। विन थ्रू योर एक्शंस नॉट थ्रू आर्ग्यूमेंट। आपको अपने शब्दों से नहीं जीतना है, अपने एक्शन से जीतना है। इंजीनियर होशियार था, राजा को भी पता था कि इंजीनियर होशियार है, इंजीनियर जो कह रहा है वो बात सही है, लेकिन वो अपने शब्दों से जीत रहा था, अपने से बड़े से आर्ग्यू कर रहा था। आपको अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं जीतना है, अपने एक्शन से जीतना है। या तो आप अपने एक्शन से जीत लो या आर्ग्यूमेंट करो ही मत आर्ग्यूमेंट। निकोलस फ्रांस का एक जाना माना फाइनेंस मिनिस्टर था, ये बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसने ऐसे डिसीजंस लिए थे जिस वजह से फ्रांस के इकोनॉमी में बहुत बूस्ट आया था, फ्रांस की इकोनॉमी में ग्रोथ आई थी निकोलस के डिसीजंस की वजह से। और वहाँ का राजा तब था लुइस 14। 1661 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। निकोलस को लगा अब तो वही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन लुइस 14 को ये लगता था कि जो ये फाइनेंस मिनिस्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कहीं ये सर पर ना चढ़ जाए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर आ गया तो ये कहीं मेरे सर पर ना चढ़ जाए और सत्ता में कहीं ना आ जाए, राजा ना बन जाए, मुझे हटा ना दे, कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो लुइस 14 ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर की पद को हटा दिया। जब 1661 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई तो राजा ने प्राइम मिनिस्टर के पद को ही हटा दिया। लेकिन उस टाइम पर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया फाइनेंस मिनिस्टर को, निकोलस को। लेकिन उसने कहा कि मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे राजा को ये प्रूव करना होगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो उसने क्या किया कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी रखी। उसने बहुत बढ़िया चीज़ें करवाई, ऐसी चीज़ें उस पार्टी में करवाई जो आज से पहले कभी हुई नहीं थी। और वहाँ पर जो लोग आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, वो भी उस फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ कर रही थी, वो भी उस फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में ही अच्छा बोल रही थी। राजा की कोई बात नहीं हो रही थी, सब कह रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने तो, निकोलस ने तो ऐसी पार्टी रखी है, ऐसी हमने आज तक नहीं देखी। और राजा ये सब देख रहा था। अगली सुबह
राजा ने अपने एक खास आदमी को भेजा और फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस को गिरफ्तार करा दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया अगले 20 सालों के लिए। अगले 20 साल वो जेल में रहा और लुइस 14 ने निकोलस को इस वजह से गिरफ्तार कराया था, उसको लग रहा था ये उसके सर पर चढ़ जाएगा। राजा लुइस 14 था, लेकिन वाह निकोलस की हो रही थी, बात निकोलस की हो रही थी, इंटेलिजेंट निकोलस को माना जा रहा था। लुइस 14 की कोई बात नहीं हो रही थी, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अपने मास्टर को आउटशाइन करने की वजह से, अपने से बड़े इंसान को नीचा दिखाने के लिए, खुद को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए ये जो कदम उठाया था वो लुइस 14 को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से निकोलस को 20 साल कारागार में, जेल में रहना पड़ा। अगर आप अपने मास्टर को आउटशाइन करोगे तो आप हमेशा बहुत बुरे गिरोगे, आपको बहुत बुरी चोट मिलेगी अगर आप अपने मास्टर को आउटशाइन करोगे। तो कैसी थी वीडियो कमेंट में बताओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूथ अर्क से हमेशा आपके साथ।